हाय गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। और आज हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो आपका क्लास 12th का पहला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट को डिटेल में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली क्लास है और ये सीरीज़ चलती रहेगी ऑनवर्ड्स। और क्लास 12th फिजिक्स के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, सबका एक एक करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डज द फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच दे आर केप्ट इन इंक्रीज्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी में थोड़ा सा देखेंगे इसको, कि यदि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जो दो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्जेस हैं, अगर उसको किसी भी मीडियम में, एक को वैक्यूम में रखा जाए, एक को मीडियम में रखा जाए। ठीक है, दिस इज़ वैक्यूम एंड दिस इज़ मीडियम। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाया जाए मीडियम का, ठीक है ना, तो जो चार्जेस रखे हैं, क्या उनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है मीडियम में, उसकी वैल्यू क्या बढ़ जाती है या घट जाती है, क्या करना, क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को देख लेते हैं हम। तो आइए देखते हैं। देखिए, सपोज दैट दिस इज़ 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 and Q2 placed at a certain distance r apart from each other। मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, दिस इज़ वैक्यूम, ये वैक्यूम है, निर्वात है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज़ व्हाट, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस को किसी वैक्यूम में रखा जाए आर डिस्टेंस पे, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों चार्जों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, हेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की क्या है, ये वैद्युतशीलता है। अगर यही सेम चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाए, ठीक है ना, जिसका जो एप्सिलॉन परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज़ एप्सिलॉन, तो इस फोर्स, इस आवेश या चार्जेस के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, वो बेटा कितना हो जाएगा, दिस इज़ F इज इक्वल्स टू F वैक्यूम ले लेते हैं, सॉरी ये वैक्यूम है, ये मीडियम है, FM ले लेते हैं इसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, बिकॉज these charges are kept in a medium having permittivity of the medium is epsilon, therefore the force acting between them will be F medium is equals to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon what, R square। तो जो कुलाम्बिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन बाय न्यूटन, इफ़ टू बॉडीज हैविंग सर्टेन मास kept a certain distance apart from each other, then the force acting between them is called what, gravitational force, and gravitational force is given by Isaac Newton। These force, gravitational force is only attractive in nature, but electrostatic force are both attractive and repulsive, both nature का होता है। ठीक है, and gravitational force does not depend on the medium in which body are kept, but electrostatic force are also depend on the medium। ठीक है, तो वैक्यूम में फोर्स दोनों आवेशों के बीच में, चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट इज़ गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ, F वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन व्हाट, R स्क्वायर। एंड इफ दीज चार्जेस, सेम चार्जेस आर केप्ट इन अ मीडियम हैविंग permittivity epsilon,
then the force will be changed and equal to F medium is equals to 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon what, r square. ओके, नेक्स्ट, अगर इन्हीं चार्जेस वैक्यूम क्या था, F वैक्यूम इज इक्वल्स टू सपोज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन व्हाट, r स्क्वायर, एंड F मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, दैट मीन्स तो क्या मिलेगा आपको, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू, ये सब कट जाएगा 1 अपॉन 4 पाई q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या, ये एप्सिलॉन होगा, सॉरी एप्सिलॉन होगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और यही होता है, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस का, तो ये कह रहा है कि अगर दो चार्जेस को, इफ़ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एंड इन अ मीडियम, देन द इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन द सर्टेन मीडियम. ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर थोड़ा सा इसको देख लेते, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम जो है वो K के बराबर है. तो अगर F मीडियम की वैल्यू हम बताएं, F मीडियम यहाँ से निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, F वैक्यूम अपॉन K. हेयर K इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अगर K की वैल्यू बढ़ाओगे आप तो F मीडियम क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, तो F मीडियम की जो वैल्यू होगी, इफ़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर इंक्रीज्ड, देन the force acting between the charges which are placed in a certain medium are what, decreased. ठीक है, because अपोजिट है ये. अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे तो F मीडियम क्या होगा, डिक्रीज होगा. चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा कि जो F होगा, F मीडियम, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इफ़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर व्हाट, इंक्रीज्ड. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और अगर दो चार्जेस को अगर वैक्यूम में रखा जाए और सेम चार्जेस को अगर किसी मीडियम में रखा जाए, तो जो दोनों के बीच का फोर्स है, जैसे वैक्यूम में अगर आपने रखा और दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका, एंड अगर उसी चार्जेस को मीडियम में रखा जाए उसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम के बराबर होता है. तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बढ़ाओगे तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम आर व्हाट, डिक्रीज्ड. ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चार्ज रॉड P अट्रैक्ट अ रॉड R whereas P repel another rod Q, what types of force is developed between Q and R. तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल रूप से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अनसर्टेन होगा. ठीक है ना, अब क्लियरली आप इस चीज़ को बता नहीं सकते हो, बट अगर हम माने, ठीक है ना, एवरीथिंग इज आर बट मानने पे डिपेंड है. तो चार्ज P अट्रैक्ट कर रहा है रॉड R को, तो या तो चार्ज P अगर पॉजिटिव लेते हैं चार्ज P को, P if we take P or what, positive charge, then Q will be what, negative. Q क्या, negative. तभी तो पॉसिबल है क्योंकि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट इफ टू सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं. तो कह रहा है कि चार्ज रॉड P अट्रैक्ट अ रॉड R. ठीक है, तो इफ़ वी टेक P आर व्हाट, पॉजिटिव, देन Q विल बी व्हाट, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. वेयर एज P रिपेल अनदर रॉड Q. अच्छा R है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप R ले लो. ये चीज़ क्या है,
क्योंकि आर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रॉड आर को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड पी रिपेल्स अनदर चार्ज क्यू, तो जो क्यू है उसको क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। इसका मतलब अगर पी पॉजिटिव है तो क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तभी पी इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस इज डेवलप्ड बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में फोर्सेस कैसे होंगे बेटा, तो बता सकते हैं। क्यू अगर पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो चार्ज हैं, थोड़ा सा एक बार और इसको समझ लें क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये P एक चार्ज है और एक R है। ठीक है, एक P है और एक R है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे या तो अगर P पॉजिटिव अगर आप लेते हो तो R क्या होगा, निगेटिव होगा, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, इफ़ अगर P को आप निगेटिव लेते हो तो R को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, अब कह रहा है कि P रिपेल्स अनदर क्या, चार्ज Q, अगर कोई चार्ज Q है इसको ये रिपेल कर रहा है, इसका मतलब जो चार्ज P का है वही सेम चार्ज Q का है, तभी इसको रिपेल करेगा। तो अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी रिपेल करेगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर ये निगेटिव होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा और ये इसको रिपेल कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये भी निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये और ये पॉजिटिव, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लो करेंगे, टाइम लेंगे, लेकिन अच्छे से क्लियर कट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको आगे समस्या ना हो। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट चल रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट, कूलाम, पहला कूलाम मीटर है। तो कूलाम मीटर आप जानते हो, कूलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, और मीटर आप जानते हो डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। तो चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप जानते हो एक चीज़ P Q इंटू L होता है, यानी चार्जेस और लेंथ ऑफ रॉड या सिस्टम जो होता है डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट P, वो उसी का जो यूनिट होता है वो कूलाम मीटर होता है। क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस का, इफ़ टू equal and opposite charges are placed, suppose that this is plus Q and this is minus Q, then if two equal and opposite charges are placed a certain distance L, then this system is called what, dipole, and the dipole moment of this system will be P is equals to Q into L। ठीक है, तो चार्जेस एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन डाइपोल। तो हेयर SI यूनिट ऑफ चार्जेस आर कूलम एंड SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस आर लेंथ इज व्हाट, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो कूलम मीटर, SI unit of length is what, meter, तो कूलम मीटर इज अ यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ व्हाट, डाइपोल मोमेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ क्विक रिवीजन है बेटा, आपको रिवीजन के साथ साथ अच्छा कंटेंट और क्वेश्चंस और अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला कह रहा है न्यूटन प्रति कूलाम।
तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्जेस पे जो लगने वाला फोर्स होता है पर यूनिट चार्जेस पे, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो फोर्स न्यूटन एंड चार्जेस की जो यूनिट होती है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इज अ SI यूनिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डिफाइन 1 कूलाम। 1 कूलाम को आपको डिफाइन करना है। चलिए तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। देखो 1 कूलाम को आपको डिफाइन करना है। 1 कूलाम, 1 कूलाम इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सपोज दैट दिस इज 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, if we take both the charges are equal in magnitude, suppose that Q, if two same charges are placed and suppose that 1 meter distance, ठीक है, if this is 1 meter and the force acting between them is 1 Newton, here according to the Coulomb's law, if two charges are placed at a certain distance apart from each other, then the force acting between them is nothing but this is F is equals to K Q1 Q2 upon what, R square. Here the values of K is 1 upon 4 pi epsilon naught. If these charges are placed in a vacuum, then the force K is what, 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, तो अगर F की वैल्यू हेयर K इज़ व्हाट, इन SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ K इज़ 9 × 10⁻⁹। ओके, तो अगर कहें हम कि अगर 2 चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज चार्जेस आर 9 × 10⁻⁹ कूलाम, then the magnitude of charges will be what, 1 कूलाम। ठीक है, अगर यहाँ पे R की वैल्यू 1 ले लें और K आपको पता है 9 × 10⁹ है ही, और यहाँ पे ये 9 × 10⁹ हो जाए और Q1 Q2 को बराबर लिए तो Q स्क्वायर हो जाए और R की वैल्यू क्या है, 1 हो जाए, तो इसे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर है ही, तो Q स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 होगा, तो Q बराबर हो जाएगा 1 कूलाम। तो आपको समझ में आया कि Q बराबर 1 कूलाम कब होगा, कि जब 2 चार्जेस को एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वैल्यू यदि 9 × 10⁹ कूलाम हो, तब इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 कूलाम होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चार्जेस ऑन बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलाम इफ इट एक्सपीरियंसेस a force of repulsor or attraction of 9 × 10⁹ from another equal charges when they are separated by a distance of 1 meter। ठीक है, तो आपको समझ में आया, 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर इनको रख दिया जाए और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ कूलाम हो जाए, तब इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 कूलाम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a free proton and a free electron are placed in a uniform field, which of the two experiences greater force and greater acceleration। चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्री प्रोटॉन कह रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहा है। चलिए तो देखिए, एक ये प्रोटॉन है,
if this is proton P plus and this is electron E minus, ठीक है. If these are placed in a uniform electric field, then the force acting in any particles, any charge particles, if these charge particles are placed in a uniform electric field, then every charge particles experienced a force F is equals to what, Q into E. अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को, कोई भी चार्ज है, अगर उसको आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो, तो उस चार्जेस, जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो F बराबर Q इंटू E के क्या होगा, बराबर होगा. सबके लिए यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेटा अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर व्हाट, equal in magnitude. The coulombic charge on proton is plus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and the coulombic charge on electron is minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. तो magnitude तो दोनों का क्या है, equal है, but sign are what, opposite. तो इस अगर इन दोनों को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो फोर्स तो सेम लगेगा, इक्वल लगेगा दोनों पर, बट डायरेक्शन आर व्हाट, अपोजिट. इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर दिस, देन इफ प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड इन uniform electric field, then the forces, the direction of force of on the proton is what, towards the direction of what, electric field. But if electron are placed inside uniform electric field having magnitude E, then the direction of electrostatic force acting on electron is opposite to the direction of what, electric field. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा. ये तो क्लियर हुआ. अब कह रहा है कि फोर्सेस क्या होगा अगर किसी एक फ्री प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो फोर्सेस क्या होगा. तो फोर्सेस दोनों पर जो फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका मान क्या होगा, बराबर होगा, बट डायरेक्शन या दिशा अपोजिट होगी. ओके, तो फोर्सेस तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन आर व्हाट, अपोजिट. अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें आगे, एक्सीलरेशन की, वी नो A इज इक्वल्स टू F अपॉन M. ठीक है, अगर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को आप प्लेस्ड करते हो तो वो इस एक्सीलरेशन से क्या करता है, मूव करता है. F इज इक्वल्स टू F अपॉन M. हेयर F इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल विच आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हेयर A इज इक्वल्स टू F, वी नो F इज व्हाट, इफ electric field are what, uniform, then the force acting on any particles, any charge particles which are given by the formula F बराबर Q into E. Here E is what, uniform, magnitude of uniform electric field upon M. चलो, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हेयर द फार्मूला A इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन M. आगे बढ़ते हैं. तो A इलेक्ट्रॉन इज Q इंटू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E. वी नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो AE अपॉन Q इंटू E अपॉन ME. तो हेयर AE, हेयर Q इज कांस्टेंट फॉर electron and proton because the force, magnitude of force are what, equal. Therefore acceleration are only depending in the case of electron and proton which are placed inside a uniform electric field are only depending on mass. Therefore A is directly proportional to 1 upon ME. तो जो एक्सीलरेशन है वो ME के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है. इसका मतलब जो ग्राफ होगा AE और ME के बीच में वो कहीं इस प्रकार का होगा. जैसे जैसे ME का मान आप बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ठीक, तो अगर ME और AE
इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जिस पार्टिकल्स का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दैट्स वाई द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एपी का जो एक्सीलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, किसके कारण, ए के कारण। क्यों, रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ व्हाट, प्रोटॉन। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ज़्यादा होता है, एमपी ज़्यादा होता है। कहाँ गया, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, सॉरी। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है एमपी, वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इस आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, ए ई इज़ ग्रेटर देन ए पी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो इधर उधर थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना हुआ, ये शॉर्ट आंसर टाइप है। अगला क्वेश्चन है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। चलो, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। ये क्या हुआ, चलिए, इसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, E1 एंड E2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कैसे होती है, इसको हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे या पढ़ाएंगे तो। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 एंड E2 आर सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काट नहीं सकते कभी भी। क्यों, वाई, व्हाट इज रीज़न बिहाइंड दिस। तो आइए देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज द इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके अगर टेंजेंट को ड्रा करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रा करें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है, आपको पता होगा। तो अगर हम इस पे इसके टेंजेंट के अलॉन्ग अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वी हैव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज, ये जो होता है कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इट कैन नेवर पॉसिबल, किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के दो डायरेक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ड्यू टू अ पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स आर एक। ठीक है, तो केवल एक डायरेक्शन होगा, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा जो उत्पन्न किया गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो केवल एक ही होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा
4-5 क्वेश्चन को जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा, और आगे हम लोग इससे आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चंस का समझ में आ गया होगा कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। Suppose if they intersect, then at the point of intersection there can be two tangents drawn. These two tangents are supposed to represent two directions of electric field lines, which is not possible in a particular point. तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। ये अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन दो हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ये रहा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले वाली वीडियो में हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो आप इस सीरीज़ को एंजॉय करिए और बार बार इस चीज़ को रिवीजन करिए, वीडियो को पॉज करके, और आप बार बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और अपने आप से इसको नोट डाउन करें, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी वीडियो और कंसेप्ट के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।